गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारी जो लास्ट क्लास थी उसमें हम लोगों ने पल्मोनरी वॉल्यूम्स के बारे में डिस्कशन किया था। आज हम लोग वहाँ से आगे कंटिन्यू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है पल्मोनरी कैपेसिटीज। ठीक है, तो पल्मोनरी कैपेसिटीज जो है वो पल्मोनरी वॉल्यूम का ही एक दूसरा फॉर्म या दूसरा पैरामीटर जो है, ऐसा हम लोग कह सकते हैं। ठीक है, पल्मोनरी कैपेसिटीज जो हैं इसमें सबसे पहला होता है इंस्पिरेटरी कैपेसिटी। ठीक है, इंस्पिरेटरी कैपेसिटी का क्या मीनिंग होता है कि जब एक बार हम लोगों ने नॉर्मली सांस छोड़ दी बाहर, ठीक है, एक बार जब हम लोगों ने नॉर्मली सांस बाहर छोड़ दी, ठीक है, तो दोबारा नॉर्मली सांस लेने पर हमारे लंग्स में कितनी एयर या कितने वॉल्यूम में एयर एंटर करती है, दैट इज नोन एज द इंस्पिरेटरी कैपेसिटी। अगेन मैं रिपीट कर रही हूँ, एक बार नॉर्मली सांस छोड़ने के बाद जब हम लोग दोबारा नॉर्मली सांस अंदर लेते हैं तो उस टाइम पे कितनी वॉल्यूम ऑफ एयर जो है वो हमारे लंग्स में एंटर करती है। ठीक है, दैट इज नोन एज द इंस्पिरेटरी कैपेसिटी। ठीक है, अब इंस्पिरेटरी कैपेसिटी जो है वो किसका किसका कॉम्बिनेशन होता है, वो कॉम्बिनेशन होता है टाइडल वॉल्यूम का और इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम का। किसका कॉम्बिनेशन है? टाइडल वॉल्यूम का प्लस इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम का कॉम्बिनेशन है। ठीक है, तो टाइडल वॉल्यूम जो है वो फिक्स्ड होता है 500 ml। ठीक है, और इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम जो है वो वेरी कर सकता है पर्सन टू पर्सन। ठीक है, तो इसीलिए उसको हम लोग स्केल में ले रहे हैं 2500, मतलब 2500 to 3000 ml। तो दोनों का जब एडिशन करते हैं तो अप्रॉक्स हमारे पास क्या आंसर आता है, 3000 to 3500 ml। सो दैट इज द इंस्पिरेटरी कैपेसिटी, दैट इज 3000 to 3500 ml। Okay, now coming to the next one is expiratory capacity। ठीक है, इसका क्या मीनिंग है? एक बार नॉर्मली सांस लेने के बाद हम लोग नॉर्मली जब वापस सांस बाहर छोड़ते हैं तो कितनी वॉल्यूम ऑफ एयर हम लोग बाहर छोड़ते हैं, दैट इज नोन एज द एक्सपिरेटरी कैपेसिटी। अगेन आई एम रिपीटिंग माई सेल्फ, नॉर्मली सांस लेने के बाद में जब हम लोग दोबारा से नॉर्मली सांस बाहर छोड़ते हैं, नॉर्मली एक्सहेल करते हैं, तो नॉर्मली एक्सहेल करने पर कितनी वॉल्यूम ऑफ एयर हम लोग एक्सहेल कर सकते हैं, दैट इज नोन एज द एक्सपिरेटरी कैपेसिटी। ठीक है, एक्सपिरेटरी कैपेसिटी जो है वो टाइडल वॉल्यूम का और एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम का कॉम्बिनेशन होता है। इसका किसका? टाइडल वॉल्यूम का एंड एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम का कॉम्बिनेशन होता है। ठीक है, तो टाइडल वॉल्यूम फिक्स्ड है 500, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम वेरी कर सकता है 1000 to 1100 ml। तो दोनों को अगर हम लोग ऐड करते हैं तो 1500 to 1600 ml जो है वो एक्सपिरेटरी कैपेसिटी हमारी होती है। ठीक है, नेक्स्ट वी आर कमिंग टू फंक्शनल रेसिड्यूअल कैपेसिटी। ठीक है, फंक्शनल रेसिड्यूअल कैपेसिटी। फंक्शनल रेसिड्यूअल कैपेसिटी क्या होता है? नॉर्मली सांस ली, ठीक है, नॉर्मली इनहेल किया और नॉर्मली एक्सहेल किया, तो नॉर्मली एक्सहेल करने के बाद में, ठीक है, कुछ वॉल्यूम ऑफ एयर जो है वो हमारे लंग्स में बच जाती है। ठीक है, सो दैट कि हमारा लंग्स और हमारा जो ट्रैकिया है वो कोलैप्स ना हो जाए, है ना, इतना हम लोगों ने पढ़ा है। तो फंक्शनल रेसिड्यूअल कैपेसिटी क्या होगा कि नॉर्मली एक्सहेल करने के बाद में कितनी वॉल्यूम ऑफ एयर जो है वो लंग्स में रहती है, कितनी वॉल्यूम ऑफ एयर जो लंग्स में रहती है या लंग्स में बच जाती है, दैट इज नोन एज फंक्शनल रेसिड्यूअल कैपेसिटी। The volume of air still remaining within the lungs after a normal exhalation, that is known as the functional residual capacity. Okay, now functional residual capacity is the combination of two, that is the reserve volume which we have studied earlier and the expiratory reserve volume। दोनों का combination होता है reserve volume का और expiratory reserve volume का। ठीक है, तो यहाँ पे भी क्योंकि वेरिंग होते हैं रिजर्व वॉल्यूम और एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, तो हम लोग दोनों अप्रॉक्स जो क्वांटिटीज हैं उसको लेके चल रहे हैं। तो 1100 to 1200 ml दैट इज रिजर्व वॉल्यूम प्लस 1000 to 1100 ml दैट इज द एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। तो दोनों को अगर हम लोग एड अप करते हैं तो अप्रॉक्स क्या आता है 2200 ml
to 2300 ml of remaining air is still present within our lungs after a normal exhalation. ठीक है. Now finally we are coming to the fourth one, that is the vital capacity. ठीक है. वाइटल कैपेसिटी का मतलब क्या होता है? वाइटल कैपेसिटी का मतलब है कि पूरा जोर लगाने के बाद भी, पूरा फोर्स लगाने के बाद भी कितने अमाउंट ऑफ एयर को हम लोग इनहेल कर सकते हैं, कितने वॉल्यूम ऑफ एयर को इनहेल कर सकते हैं और कितने वॉल्यूम ऑफ एयर को एक्सहेल कर सकते हैं. ठीक है. दैट इज नोन एज वाइटल कैपेसिटी. अगेन आई एम रिपीटिंग, फोर्सफुली सांस लेने पर, फोर्सफुली इनहेलेशन और एक्सहेलेशन करने पर कितनी वॉल्यूम ऑफ एयर वी कैन इनहेल फोर्सफुली and how much volume of air we can exhale forcefully, that is known as the vital capacity. Okay, now vital capacity is the combination of three, because we are talking about both inhalation and exhalation. Okay, so tidal volume will always be there. So tidal volume plus inspiratory reserve volume plus expiratory reserve volume. So we are taking the approx quantities. Tidal volume 500 ml fixed है, plus 2500 to 3000 ml, that is the inspiratory reserve volume, plus 1000 to 1100 ml, that is the expiratory reserve volume. तो तीनों को अगर हम लोग एड अप करते हैं तो in hand we are having approx 4000 to 4500 ml of air. That is, we are talking about the vital capacities. Okay, now one more we are having, the fifth one. The fifth one that we are having is the total lung capacity. Okay, fifth one we have total lung capacity. Okay, now what is total lung capacity? Total lung capacity का meaning है कि फोर्सफुली सांस छोड़ने के बाद भी, ठीक है, फोर्सफुली सांस छोड़ने के बाद भी जितनी अमाउंट ऑफ एयर हमारे लंग्स में और हमारे ट्रैकिया में रिमेनिंग रहती है, कितनी अमाउंट ऑफ एयर हमारे लंग्स में और हमारे ट्रैकिया में फोर्सफुली सांस छोड़ने के बाद भी रिमेनिंग रहती है, दैट इज नोन एज द टोटल लंग कैपेसिटी. ओके, सो प्रॉपर डेफिनेशन क्या होगा? द अमाउंट ऑफ रेसिड्यूअल एयर प्रेजेंट इन द लंग्स एंड इन द ट्रैकिया आफ्टर अ फोर्सफुल एक्सपायरेशन और फोर्सफुल एक्सहेलेशन, दैट वॉल्यूम ऑफ एयर इज नोन एज द टोटल लंग कैपेसिटी. ओके, नाउ टोटल लंग कैपेसिटी जो है इसका भी फॉर्मूला है हमारे पास. टोटल लंग कैपेसिटी इज इक्वल्स टू vital capacity plus reserve volume. Okay, vital capacity plus reserve volume, so that is 4000 to 4500 ml plus 1100 to 1200 ml. So what will be the answer? The answer will be 5200 to 5700 ml. So 5200 ml to 5700 ml, that is the total lung capacity of our lungs. Okay, so I hope that you have understood about all the pulmonary volumes and all the pulmonary capacities. I have provided you the formulas and the calculations also. So I hope that this particular topic is clear to you. अब हम लोग next एक छोटा सा topic है उसको देखते हैं. Okay, now this topic is known as the respiratory quotient. ठीक
ठीक है। दिस टॉपिक इज नोन एज द रेस्पिरेटरी कोशेंट। अब रेस्पिरेटरी कोशेंट का मीनिंग क्या है? तो सबसे पहले मैं एक चीज़ एक्सप्लेन कर दूं कि यहाँ पे सीन में कौन आता है, यहाँ पे सीन में आता है रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट, ठीक है, जो कि हम लोगों ने क्लास 10th में भी पढ़ा था और यहाँ पर भी इस चैप्टर में भी मैंने कहीं कहीं मेंशन किया है इसको, ठीक है। तो रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट क्या होता है? रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट वो सब्सटेंस है जिसका ब्रेक डाउन जो है ऑक्सीजन के हेल्प से होता है और इन टर्न उसके ब्रेक डाउन से हमको क्या मिलती है? एनर्जी मिलती है, ठीक है। तो ये वाला जो टॉपिक है ये हम लोगों ने ऑलरेडी क्लास 10th में बहुत डिटेल में पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो आप लोगों को ये भी याद होगा कि जो रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट है इन ह्यूमन बींग्स दैट इज द ग्लूकोज, ठीक है। तो ग्लूकोज जो है वो ह्यूमन बींग्स का क्या है? रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट, ठीक है। अब रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट का जब ब्रेकडाउन होता है तो ब्रेकडाउन होने से क्या होता है कि उसके ब्रेकडाउन के लिए हमको एक रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन लगती है, एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन लगती है, ठीक है। तो उसके ब्रेकडाउन के लिए जितनी भी अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन लगी उसके बदले में जब उस रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट का ब्रेकडाउन हो जाता है तो ऑक्सीजन जितना यूज हुआ उसके बदले में क्या प्रोड्यूस होता है? कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है ना। तो कार्बन डाइऑक्साइड कितना प्रोड्यूस हुआ या ऑक्सीजन कितना यूज हुआ, ठीक है, उसका एक रेशियो होता है, ठीक है। उसी रेशियो को हम लोग कहते हैं रेस्पिरेटरी कोशेंट, ठीक है। तो अगर प्रॉपर डेफिनेशन में दूं तो द वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन यूज्ड, ठीक है, to the volume of carbon dioxide produced during the breakdown of the respiratory substrate, okay, that particular ratio is known as the respiratory quotient, okay. Again I am repeating myself, the ratio of the volume of oxygen used to the volume of carbon dioxide produced during the breakdown of the respiratory quotient is known as the during the breakdown of the respiratory substrate is known as the respiratory quotient, ठीक है। तो रेस्पिरेटरी कोशेंट सिंपली क्या है? एक रेशियो है कि रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट के ब्रेकडाउन में कितना ऑक्सीजन यूज हुआ और उसके बदले कितना कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो प्रोड्यूस हुआ, बस उसी का रेशियो है, ठीक है। तो रेस्पिरेटरी कोशेंट को हम लोग कैसे डिनोट करते हैं? ऑब्वियसली RQ से डिनोट करेंगे, ठीक है। तो रेस्पिरेटरी कोशेंट का फॉर्मूला क्या हो गया? RQ इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ O2 used upon वॉल्यूम ऑफ CO2 प्रोड्यूस्ड या CO2 रिलीज्ड भी हम लोग लिख सकते हैं इसमें। तो दिस इज द रेस्पिरेटरी कोशेंट। अब रेस्पिरेटरी कोशेंट तो ठीक है, तो एक चीज हम लोग ये बोल सकते हैं क्या कि ह्यूमन बींग्स में सिर्फ ग्लूकोज ही रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट है? क्योंकि ग्लूकोज तो मेजर रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट होता है, लेकिन हम लोग और भी ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स जो है और भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स जो है उनको कंज्यूम करते हैं। जैसे वी आर कंज्यूमिंग द फैट्स, वी आर कंज्यूमिंग द प्रोटीन्स, वी आर कंज्यूमिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ विटामिन्स एंड मिनरल्स एक्सेट्रा, ठीक है। तो विटामिन्स और मिनरल्स को चलो अगर हम लोग सेपरेट रख देते हैं, उनको छोड़ देते हैं, तो फैट्स और प्रोटीन्स भी तो है हमारे पास में, उनका भी तो ब्रेक डाउन होता है, उनके ब्रेक डाउन से भी हमको एनर्जी मिलती है, तो वो भी रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट है क्या? हो सकते हैं कभी कभी, नॉट वेरी रेगुलरली बट मे बी समटाइम्स, ठीक है। तो रेस्पिरेटरी कोशेंट जो है वो ग्लूकोज के अलावा, ठीक है, प्रोटीन्स का भी हो सकता है और फैट्स का भी हो सकता है, क्योंकि उनके ब्रेकडाउन से भी हमको एनर्जी मिलती है, ठीक है। तो ये जो तीनों सब्सटेंसेस हैं, ग्लूकोज है, फैट्स है, प्रोटीन्स है, तीनों का रेस्पिरेटरी कोशेंट जो है वो डिफरेंट हो सकता है, ठीक है। जैसे अगर सबसे पहले हम लोग ग्लूकोज की बात करें, ठीक है, ग्लूकोज जो है उसका रेस्पिरेटरी कोशेंट क्या होता है? ग्लूकोज का रेस्पिरेटरी कोशेंट है, अगर हम लोग देखें, ठीक है, अगर हम लोग ये चीज़ देखें कि कितना ऑक्सीजन यूज हुआ, ठीक है, और कितना कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हुआ, तो 6O2 यूज होता है और 6CO2 जो है वो प्रोड्यूस होता है। तो अगर हम लोग इसको कैंसिल करते हैं तो आंसर क्या आएगा? 1 आएगा। तो ग्लूकोज का रेस्पिरेटरी कोशेंट होता है 1, ठीक है। लेकिन अगर हम लोग फैट्स के बारे में बात करें
तो फैट्स का जो रेस्पिरेटरी कोशेंट होता है वो होता है 0.7, ठीक है। और अगर हम लोग प्रोटीन्स के बारे में बात करते हैं तो प्रोटीन्स का जो रेस्पिरेटरी कोशेंट है दैट इज 0.9, ठीक है। प्रोटीन्स का रेस्पिरेटरी कोशेंट होता है 0.9, ठीक है। तो अगर हम लोग बाकी जो सब्सटेंसेस हैं उसको ग्लूकोज के साथ में कंपेयर करते हैं तो ग्लूकोज से जो निकलने वाला ऑक्सीजन जितना यूज हो रहा है या जितना कार्बन डाइऑक्साइड इवॉल्व हो रहा है, ठीक है, वो एक पर्टिकुलर प्रॉपर बैलेंस मेंटेन करके चलता है, ठीक है। इसीलिए हमारे बॉडी में मेजर रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट क्या है, ग्लूकोज ही है, ठीक है। अब आई होप कि दिस टॉपिक इज क्लियर टू यू। आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज द एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ठीक है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस। अब हम लोगों ने अभी तक क्या देखा कि इनहेलेशन एक्सहेलेशन कैसे होता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ पल्मोनरी वॉल्यूम्स, पल्मोनरी कैपेसिटी देख लिया, फिर रेस्पिरेटरी कोशेंट देख लिया। तो अब एक्चुअल जो इवेंट है उस पर आते हैं, दैट इज व्हाट, एक्सचेंज ऑफ गैसेस। अब क्वेश्चन ये आता है कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो रहा है, लेकिन हो कैसे रहा है। हम लोग सिर्फ ये बोल रहे हैं कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो गया। अगर मैंने पूछा आप लोगों से कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस कैसे हो रहा है, तो ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग के पास क्या आंसर होगा, डिफ्यूजन के थ्रू हो रहा है, ठीक है। आंसर सही है, डिफ्यूजन के थ्रू तो हो रहा है, ठीक है। लेकिन डिफ्यूजन किस बेसिस पे हो रहा है, उसके पीछे भी तो कुछ फैक्ट होगा, कुछ फिगर्स होंगे, है ना। तो उसके बारे में हम लोग आज डिस्कस करते हैं, ठीक है। अब एक्सचेंज ऑफ गैसेस जो होता है उसके लिए उसकी जो साइट है वो एक्चुअली क्या है, ठीक है। एक्सचेंज ऑफ गैसेस जब हमारी बॉडी में होता है उसकी एक्चुअल साइट होती है लंग्स के अंदर, जो एल्वियोलाई होती है वो, ठीक है। तो एल्वियोलाई के स्ट्रक्चर को अगर हम लोग डिस्कस करते हैं, ठीक है, तो एल्वियोलाई जो होता है वो बेसिकली किससे बना हुआ होता है, एपिथेलियल टिश्यू से बना हुआ होता है, ठीक है। और उसमें बहुत ज़्यादा ब्लड कैपिलरीज की रिच सप्लाई होती है, ठीक है। अब यहाँ पर जो है एल्वियोलाई में एक्चुअली क्योंकि एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो रहा है तो हम लोग एल्वियोलाई को रेस्पिरेटरी सरफेस बोल सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर एक्चुअल एक्सचेंज ऑफ गैसेस जो है वो हो रहा है, ठीक है। तो हम लोग एल्वियोलाई को क्या एड्रेस कर सकते हैं, रेस्पिरेटरी सरफेस के नाम से हम लोग एल्वियोलाई को एड्रेस कर सकते हैं, ठीक है। अब एल्वियोलाई जो है उसमें एक्सचेंज ऑफ गैसेस जो है वो कैसे होता है, ठीक है। एल्वियोलाई में एक्सचेंज ऑफ गैसेस जो है वो होता है डिफ्यूजन से ही होगा, डेफिनेटली डिफ्यूजन तो है यहाँ पर, ठीक है। लेकिन डिफ्यूजन के अलावा ऐसा क्या चीज़ है या ऐसा क्या फोर्स है या ऐसा क्या इवेंट है जो गैसेस को डिफ्यूज होने के लिए फोर्स करता है या गैसेस को डिफ्यूज होने के लिए अलाउ करता है, ठीक है। डिफ्यूजन के अलावा यहाँ पे एक और फिनोमेना काम करता है जो कि है पार्शियल प्रेशर। पार्शियल प्रेशर। अब क्वेश्चन आता है कि पार्शियल प्रेशर क्या है, ठीक है। एयर के बारे में हम लोग जानते हैं कि एयर जो है वो एक मिक्सचर ऑफ गैसेस है, ठीक है। तो एयर के अंदर जितने भी मिक्सचर ऑफ गैसेस होते हैं, हर गैस जो है उसका अपना अपना एक प्रेशर होता है जो कि वो एग्जर्ट करता है चीज़ों पर, ठीक है, सब्सटेंसेस पर, ठीक है। तो वो जो इंडिविजुअल प्रेशर होता है गैसेस का, ठीक है, क्योंकि वो ओवरऑल एयर का प्रेशर नहीं है, गैसेस का इंडिविजुअल प्रेशर होता है, इसीलिए उसको हम लोग क्या कहते हैं, पार्शियल प्रेशर करते हैं, ठीक है। तो जैसे एयर मिक्सचर ऑफ गैसेस है तो नाइट्रोजन का भी पार्शियल प्रेशर होगा, कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर होगा, आर्गन का पार्शियल प्रेशर होगा, फिर ऑक्सीजन है ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर होगा। तो इस तरीके से जितने भी गैसेस जो एयर में प्रेजेंट होती हैं सबका अपना अपना पार्शियल प्रेशर जो है होगा, ठीक है। तो ये जो पार्शियल प्रेशर है यही जो है वो गाइडिंग फोर्स है डिफ्यूजन के पीछे, ठीक है। कैसे गाइड करता है पार्शियल प्रेशर, जनरली क्या होता है कि जब हमारे बॉडी में, ठीक है, ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो साइमल्टेनियसली फ्लो करते रहता है,
ठीक है। सिमिलरली एक्सचेंज ऑफ गैसेस कहाँ पर होता है? एक्सचेंज ऑफ गैसेस जो है वो एल्वियोलाई में हो रहा है, ठीक है। तो एल्वियोलाई से मैं स्टार्ट करते हुए बताती हूँ कि जनरली क्या होता है कि एयर के प्रेशर के कंपैरिजन में एल्वियोलाई के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड या जो ऑक्सीजन होता है उसका जो पार्शियल प्रेशर है वो रिड्यूस्ड रहेगा, कम रहेगा, ठीक है। क्योंकि ऑब्वियस है एक साथ सारी ऑक्सीजन तो हम लोग ले नहीं सकते, या एक साथ सारा कार्बन डाइऑक्साइड तो हम लोग रिलीज नहीं कर सकते, है ना। तो हमारे भी लंग्स की कुछ कैपेसिटी है, तो उस चीज़ को देखते हुए हम लोग ये कह सकते हैं कि एयर में कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का जो पार्शियल प्रेशर होता है वो ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू एल्वियोलाई। तो एल्वियोलाई में पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एयर के कंपैरिजन में कम है, ठीक है। लेकिन अगर वहीं हम लोग ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के बारे में बात करें तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड में ऑक्सीजन का जो पार्शियल प्रेशर है वो ज़्यादा होगा और कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर कम होगा, ठीक है। सिमिलरली जब ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो टिश्यूज़ तक जाता है तो टिश्यूज़ के अंदर ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर जो है वो कम होगा और ब्लड में जो है वो ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर ज़्यादा होगा। अब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के बारे में हम लोग बात करें तो वैसे वर्सा हो जाएगा कि टिश्यूज़ के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर ज़्यादा है और ब्लड के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर कम है, तो वहाँ पर एक्सचेंज ऑफ गैसेस होगा। एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो जाने के बाद में क्या होगा कि जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर ज़्यादा होगा और जो एल्वियोलाई होगा एल्वियोलाई में कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर कम होगा, है ना। तो पार्शियल प्रेशर के चक्कर में जो है एक्चुअली डिफ्यूजन होता है। तो जो नॉर्मल फिनोमिना या जो नॉर्मल होम्योस्टैसिस हमारी बॉडी में चलता है कि चीज़ों का मूवमेंट जो है वो हायर कंसनट्रेशन से लोअर कंसनट्रेशन की तरफ होता है, जैसा कि नॉर्मली डिफ्यूजन में होता है ना। तो उसी चीज़ को ध्यान में रखें हम लोग। अगर एल्वियोलाई के अंदर ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर ज़्यादा है और सराउंडिंग जो ब्लड वेसल्स है उनमें ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कम है, तो ऑब्वियस है क्योंकि ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन एल्वियोलाई में ज़्यादा है तो ऑक्सीजन वहाँ से डिफ्यूज़ आउट करेगा, डिफ्यूज़ आउट करके वो ब्लड में जहाँ पर प्रेशर कम है, कंसंट्रेशन कम है ऑक्सीजन का, तो वो जो है ब्लड कैपिलरीज के अंदर माइग्रेट करेगा और ब्लड में मिक्स होगा, ठीक है। तो फिर ये जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है ये कहाँ तक जाएगा? टिश्यूज़ तक जाएगा। टिश्यूज़ तक जब जाएगा तो टिश्यूज़ में ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कम है लेकिन ब्लड वेसल्स में ज़्यादा है, तो वो जो ऑक्सीजन है वो ब्लड वेसल्स से डिफ्यूज़ आउट होगा और वो टिश्यूज़ तक जाएगा, ठीक है। अब यहाँ तक तो हुआ कि इस तरीके से टिश्यूज़ तक ट्रांसपोर्ट हुआ है, लेकिन वापस कैसे एक्सचेंज होगा कार्बन डाइऑक्साइड का? अब जैसे ही ऑक्सीजन टिश्यूज़ में जाता है तो अगर हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड के कंसंट्रेशन की बात करें तो टिश्यू के अंदर जो भी एक्यूमुलेटेड कार्बन डाइऑक्साइड है उसका कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा और ब्लड में कम होगा, तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वहाँ से डिफ्यूज़ आउट करेगा और वो ब्लड में मिक्स होगा। अब ऑक्सीजनेटेड ब्लड किस में कन्वर्ट हो गया? डीऑक्सीजनेटेड में कन्वर्ट हो गया। तो ये जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है फिर ये प्योरीफिकेशन के लिए जब दोबारा से लंग्स में आता है तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर जो है, कंसंट्रेशन जो है वो ज़्यादा होगा और एल्वियोलाई में कार्बन डाइऑक्साइड का जो पार्शियल प्रेशर है या उसका कंसंट्रेशन जो है वो कम होगा। तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लाने वाली जो कैपिलरीज है उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूज़ आउट करेगा, एल्वियोलाई की वॉल को क्रॉस करेगा और फिर वो एल्वियोलाई को एंटर कर जाएगा। तो इस तरीके से एक्चुअली बेसिक एक्सचेंज ऑफ गैसेस जो है वो होता है। किसके इन्फ्लुएंस से होता है? पार्शियल प्रेशर के इन्फ्लुएंस से, जो कि डिफ्यूजन का गाइडिंग फोर्स होता है। तो पार्शियल प्रेशर के कम होने या ज़्यादा होने से क्या होगा कि डिफ्यूजन का होना या ना होना जो है वो डिसाइड होगा, ठीक है। तो अगर मैं आप लोगों को एक चार्ट बना करके देती हूँ, चार्ट में आप लोग देख लेना कि डिफरेंट जगहों पे डिफरेंट लोकेशंस पे ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का जो प्रेशर है वो कैसे बिल्डअप होता है या कैसे होता है, ठीक है। तो आई एम मेकिंग दिस चार्ट। ठीक है,
ओके, सो ये जो चार्ट है ये मैंने बनाया है, ये किसको शो करता है, पार्शियल प्रेशर को शो करता है, जो कि डिफरेंट लोकेशंस पे होता है। तो दोनों गैसेस जो है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, दोनों का जो पार्शियल प्रेशर है वो मैंने डिफरेंट लोकेशंस पे बताया है। और इनको मेजर करने का जो यूनिट है वो क्या है, mm/Hg, ठीक है। इनको मेजर करने का जो यूनिट है mm/Hg, ठीक है। तो mm/Hg इज द यूनिट फॉर मेजरिंग द पार्शियल प्रेशर। अब जैसे हम लोग देख रहे हैं, रेस्पिरेटरी गैस जो ऑक्सीजन है हमारे पास, उसका एटमॉस्फेरिक एयर में क्या प्रेशर होता है, 195 mm/Hg, और CO2 का होता है 0.3 mm/Hg। एल्वियोलाई में ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर होता है 104, कार्बन डाइऑक्साइड का होता है 40। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है उसमें ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर होता है 40 और कार्बन डाइऑक्साइड का होता है 45। ऑक्सीजनेटेड ब्लड में ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर होता है 95 और कार्बन डाइऑक्साइड का होता है 40। सिमिलरली टिश्यूज जो होते हैं, टिश्यूज में ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर होता है 40 और कार्बन डाइऑक्साइड का होता है 45, ठीक है। तो ये जो पार्शियल प्रेशर में इतना ज़्यादा हमको डिफरेंसेस देखने के लिए मिल रहे हैं, इन्हीं डिफरेंसेस के बेसिस पे क्या होता है कि जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस है वो होता है। तो फॉर एग्जांपल अगर हम लोग ऑक्सीजन को ही कंपेयर कर लेते हैं, ठीक है, तो एटमॉस्फेरिक एयर में उसका प्रेशर है 195, एल्वियोलाई में आके कम हो जाता है 104। अब 104 पार्शियल प्रेशर है, ठीक है। तो जब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, मैं डीऑक्सीजनेटेड से ही स्टार्ट कर रही हूँ, ठीक है। तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है उसमें ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर क्या होता है, 40 mm/Hg। तो ये कम है और एल्वियोलाई में ज़्यादा है। तो क्योंकि यहाँ पर हायर कंसंट्रेशन है तो ऑक्सीजन हायर कंसंट्रेशन से कहाँ जाएगा, लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जाएगा। अब हायर से लोअर की तरफ गया तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड का क्या हो जाएगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड में ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर क्या हो जाएगा, 95 हो जाएगा, ठीक है। अब ये जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है ये टिश्यूज के पास गया, ठीक है। तो टिश्यूज में ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कम था, क्या था, 40। तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड में ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर ज़्यादा है, तो फिर ऑब्वियस है हायर से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जाएगा। तो ऑक्सीजन जो है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड से मूव करके कहाँ पर जाएगा, टिश्यूज में जाएगा। अब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का हम लोग जस्ट उल्टा लेंगे। टिश्यूज में देखो क्या हुआ, टिश्यूज में यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन क्या है, 45 mm/Hg है, और जो ब्लड है ऑक्सीजनेटेड ब्लड ही पहले जाता है, तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड में क्या हो गया, इसका पार्शियल प्रेशर कम हो गया, तो हायर से लोअर की तरफ जाएगा। अब ब्लड क्या हो गया, डीऑक्सीजनेटेड बन गया, क्योंकि एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो गया यहाँ पे। तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर क्या हो गया, 45 हो गया। अब ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, एक्सचेंज प्यूरिफिकेशन के लिए कहाँ जाएगा, वापस से एल्वियोलाई में जाएगा। तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में क्या है, उसका पार्शियल प्रेशर 45 और एल्वियोलाई में 40 है ना। तो वापस से हायर से लोअर की तरफ जाएगा, तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड से डिफ्यूज आउट होगा और एल्वियोलाई में जाएगा, और फाइनली एल्वियोलाई से फिर हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम से होता हुआ फिर वो बाहर निकल जाएगा, ठीक है। तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस का पूरा जो फिनोमिना है या पूरा जो प्रेशर प्रोसेस है वो सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड करता है, दो फैक्टर्स पे। पहला है डिफ्यूजन और दूसरा है पार्शियल प्रेशर, जो कि डिफ्यूजन के प्रोसेस को क्या करता है, एनहांस करता है, और डिफ्यूजन का प्रोसेस जो है उसको होने के लिए अलाउ करता है, उसके पीछे का गाइडिंग फोर्स होता है, ठीक है। तो इसी तरीके से जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस है वो पार्शियल प्रेशर के बेसिस पे एल्वियोलाई के अंदर ब्लड के और टिश्यू के बीच में जो है होता है, ठीक है। सो आई होप दैट दिस पर्टिकुलर टॉपिक इज ऑल्सो क्लियर टू यू। नेक्स्ट जो हमारी क्लास होगी, नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसका ट्रांसपोर्ट जब ब्लड में होता है तो किस तरीके से होता है, ठीक है। टिल देन इफ यू आर हैविंग एनी सॉर्ट्स ऑफ डाउट यू कैन आस्क मी। थैंक यू।